डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11 के अध्याय 1 समय की शुरुआत से के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मानव, आधुनिक मानव, जीवाश्म, प्रजाति, होमोनिड और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, गुफाओं और खुले निवास के प्रमाण किस पुरास्थलों में मिलते हैं? दक्षिण फ्रांस, दक्षिण एशिया, अफ्रीका या यूरोप? इसका भी उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आप हमारे सामने टेबल्स देख रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जब से शुरुआत हुई है मानव सभ्यता की और अभी तक की हर उपमहाद्वीप में क्या स्थिति रही है, और आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। फिर हम देखेंगे मानव के बारे में। आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उदय हुआ जिन्हें हम मानव कहते हैं। आधुनिक मानव लगभग आज से 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत हमने देखे हैं। एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। यह अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है उस सिद्धांत के बारे में बताता है। और दूसरा सिद्धांत है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसमें यह बताया गया है कि मानव का उदय है वह अफ्रीका में हुआ है और वह वहाँ से विभिन्न इलाकों में गया है। यह जो हमें पता चलता है वह किस तरीके से पता चलता है? पुरातत्वों के कारण हमें इन मानव इतिहास के अध्ययन की खुदाई हुई है और उनके अवशेषों के अध्ययन से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में। इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं जीवाश्म, पत्थरों के औजार और आदि मानव द्वारा गुफाओं पर की गई चित्रकारी। और हम जीनस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी में वंश के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका भी हम प्रयोग देखेंगे। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं और हमें बाद में मिलते हैं, जिनसे हमें मानव की सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। फिर हम जानते हैं प्रजाति के बारे में। प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके आगे भी प्रजनन करने की संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हम पढ़ेंगे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। यह एक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये एक बहुत बड़े जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह पुस्तक 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित की थी, जिसमें इन्होंने यह बताया था कि मानव का जो विकास है वह जानवरों से हुआ है और जानवर के क्रमिक रूप के विकास से ही मानव आज के वर्तमान रूप में आया है। इसमें सबसे बड़ा जो कहा जाता है एग्जाम्पल वो प्राइमेट के लिए बोला जाता है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों में एक बहुत बड़ा समूह है। इसमें वानर, लंगूर और मानव यह तीनों शामिल हैं। फिर हम जानते हैं होमो के बारे में। होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। इसमें किसी प्रकार का लिंग भेदभाव नहीं है। फिर हम देखेंगे होमो के प्रकार के बारे में। होमो को वैज्ञानिकों ने कई प्रजातियों में बांटा, जैसे कि होमो हैबिलिस ये औजार निर्माता होते थे। होमो इरेक्टस यह सीधे खड़े होकर पैरों के बल चढ़ने वाले प्रजाति के रूप में आए हैं। होमो सेपियंस ये चिंतनशील मनुष्य है। जो आज के मनुष्य के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह होमो सेपियंस जैसा ही शब्द यूज़ करते हैं। हम जानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। यह भी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें ऑस्ट्रल का अर्थ है दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द है पिथिकस जिसका अर्थ है वानर। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव को उसकी एप के लक्षण बरकरार रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानव का जो उद्भव हुआ है वह एप यानी कि बंदर के विकास से ही हुआ है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वह हम देखेंगे। जो इनका मस्तिष्क होता था वह होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। इनके जो जबड़े होते थे वह भी भारी होते थे। इसके साथ साथ इनके दांतों का जो साइज़ होता था वह काफ़ी बड़ा होता था और इनके हाथों की यूज़ करने की जो हाथ
आज का जो ह्यूमन है या आज का जो मानव है वो अपने हाथों को जिस तरीके से प्रयोग कर सकता है उस तरीके से यह अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इनके हाथों की दक्षता काफ़ी सीमित होती थी और यह सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं रखते थे और यह अपना अधिकतर समय पेड़ों पे गुजारते थे। इन्होंने किसी आवास की या कहीं कोई रहने की कोई व्यवस्था ऐसी इनके पास नहीं थी। फिर हम देखेंगे कि इनके और होमो के बारे में जो अंतर है वह भी यही है। इस तरीके से हमने ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो के अंतर के बारे में भी देखा था। हम देखेंगे होमोनियो के अफ्रीका में उद्भव के क्या प्रमाण मिले हैं और इनके बारे में क्या होता है। इसके दो प्रमाण मिले हैं। जो अफ्रीकी वानर जिनको हम एप कहते हैं, इनका समूह होमोनिडों से काफ़ी ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ था और सबसे प्राचीन होमोनिड जो जीवाश्म थे वह ऑस्ट्रोपिलिथिस वंश के थे जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए थे। और अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्म इतने पुराने नहीं थे। उसके पहले हम जानते हैं होमोनिड के बारे में। होमोनिड क्या होता है? होमोनिड नामक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के सभी रूपों के में मानव प्राणी शामिल हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। इनके पास पैरों के बल चलने की क्षमता होती है। यह 2 पैरों के बल चलते हैं और इनके हाथों में वे विशेष क्षमता होती है जिससे वह उनका औजार बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं होमोनाइट के बारे में। यह बंदरों से कई तरीके से भिन्न होता है। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती है। यह अपने विकास और निर्भरता की अवधि इनकी काफ़ी लंबी होती है और यह सीधे उछल के चलने लायक होते हैं। इनके मध्य जो अंतर होता है वह यह है कि जो होमोनिड है उनकी उत्पत्ति आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। और हम देखेंगे कि जो इनकी होमोनाइड है इनकी उत्पत्ति होमोनिड की उत्पत्ति से पहले का माना जाता है। इनके हाथों की बनावट होमोनिड के हाथों की बनावट से काफ़ी भिन्न होती है और होमोनाइड के लोग हैं वह औजारों का प्रयोग करना नहीं सीखे थे और होमोनिड के प्रजाति के लोगों ने औजारों का प्रयोग करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया था। फिर हम देखेंगे कि आदिकालीन मानव किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करता था और अपना पेट किस प्रकार से भरता था। इसके विभिन्न तरीके थे। सबसे पहला तरीका संग्रहण का अर्थ हमने देखा था, मतलब वो खाना खाता था, इकट्ठा करता था। फल फूल कंद मूल जिन वनों में वह रहता था वहीं से वो खाना तोड़ के वही खाता था। दूसरा था शिकार। वह जंगली जानवरों का शिकार करता था, उनका मांस खाता था और उसी तरीके से अपनी पेट भरने का कार्यक्रम पूरा करता था। फिर एक तीसरी प्रक्रिया थी मछली पकड़ना। जब हम जलाशयों या तालाबों के पास रहते हैं तो वहाँ रहने वाले जो मानव होते थे वह मछली को पकड़ के उससे अपना पेट भरते थे। हम जानते हैं अपमार्जन के बारे में। अपमार्जन का अर्थ होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना। यह भी एक तरीके से एक प्रक्रिया के रूप में उभरी है। हम जानेंगे संचार, भाषा और कला के बारे में। भाषा के विकास के कई प्रकार के मत हैं, जैसे कि होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल है। मतलब इसमें जो हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन देते हैं और जो हाथों से जो मूवमेंट करते हैं वह इसमें शामिल होता है। उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे शाब्दिक संचारों का भी प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की वाणी प्रारंभ में आह्वान या बुलावे की क्रिया से होता है, जैसा कि नर मानवों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हमें ऐसा लगता है कि मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित होती चली गई। हम देखेंगे बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति के बारे में। जो ऐसा माना जाता है कि होमो होबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ था। मानव के भाषा का विकास लगभग आज से 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसका संबंध हम मुख्य तौर पर आधुनिक मानव से ही करते हैं।
फिर हम देखेंगे शिकारी संग्राहक समाज के बारे में। यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय करना तथा व्यापार आदि करना। इसमें हम एक हज्जा समूह जनसमूह के भी बारे में पढ़ेंगे। यह शिकारी और संग्राहकों का एक छोटा समूह था जो लेक लियासी, खारे पानी की विभ्रंश घाटी के आसपास की बनी हुई झील के आसपास ही रहते थे। यह लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी जानवरों का शिकार करते थे और उसका मांस खाते थे। जो ये हज्जा लोग होते थे, ये जमीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते थे। इनके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बाद भी यह लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते थे। मतलब इनके जो भोजन का 80% जो भाग था वो पौधों पर ही निर्भर रहता था। हम देखेंगे हिमयुग के बारे में। हिमयुग का प्रारंभ लगभग आज से 25 लाख वर्ष पूर्व ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था। इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढके गए और इससे जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए थे। तापमान और वर्षा में कमी होने के कारण जंगल कम हो गए और घास का मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया था। और हिमयुग का अंत आज से लगभग 13,000 वर्ष पहले हुआ था। इससे मनुष्यों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए, जैसे मनुष्यों ने खेती करना शुरू कर दिया और पशुपालन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रश्न था कि गुफाओं और खुले निवास के प्रमाण किस पुरास्थलों में मिलते हैं। इसका उत्तर है यूरोप। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।